आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमने पहले 6th क्लास की एनसीईआरटी की कुछ वीडियो डाली हुई हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हो। आज हम एनसीईआरटी के 8th क्लास की हमारे अतीत 3rd पार्ट का 10th लेसन स्वतंत्रता के बाद पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। एक नया और खंडित राष्ट्र। अगस्त 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। जब अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं। बंटवारे के बाद 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना, उन्हें रोजगार देना जरूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्याएं थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं और उनके नवाबों के दिन चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। टेढ़ा काम क्या होता है? कठिन काम था, मुश्किल काम था। शरणार्थी और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था। लंबे समय में इस नवजात अभी अभी जन्म लिया राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की भी विकसित करनी थी जहां लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त कर सके। ये देखना, ये महात्मा गांधी की जो हत्या कर दी गई थी नथुराम गोडसे के द्वारा, तो उसके बाद महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन करते हुए ये व्यक्ति हैं। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। आगे देखिए। अभी स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए थे क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को और महात्मा गांधी की हत्या हो गई 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हो गई। अभी भारत को स्वतंत्र हुए 6 महीने भी नहीं हुए थे। अभी स्वतंत्र को 6 महीने भी नहीं हुए, सारा राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गया। 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वह गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों की सद्भावना बनाते हुए इकट्ठे रहना चाहिए। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। उसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था कि दोस्तों, साथियों, हमारी जिंदगी की रोशनी बुझ गई है और चारों ओर अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। आगे देखिए। 1947 को भारत की आबादी काफ़ी बढ़ गई थी। तकरीबन कितनी हो गई थी? 34.5 करोड़ हो गई थी। यह आबादी भी आपस में बंटी हुई थी। इसमें ऊंची जाति और नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय भी इसमें रहते थे। इस विशाल देश के लोगों की तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावे में भारी फर्क था। उनके खान पान, उनके काम धंधों में भारी विविधता थी। इतनी विविधता वाले राष्ट्र को लोगों को एक राष्ट्र के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था? एकता की समस्या के साथ साथ विकास की एक बड़ी समस्या थी। हम एकजुट होकर रह सकते हैं, लेकिन एकजुटता के साथ विकास भी बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गांव में रहती थी और आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे, क्योंकि बारिश आएगी तभी किसान अपनी फसल बो सकता है या वो फसल ग्रो कर सकती हैं। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की थी। गैर कृषि होता है जहाँ किसी और काम करता हो कृषि के अलावा। अगर फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट आ जाता। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहाँ शिक्षा
स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी के गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण करना भी, जहां लोगों को रोजगार मिल सके। एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलना था। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेद को दूर न किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकराव के रूप ले सकते थे। लिहाजा ऐसे ऐसे टकराव देश के लिए बहुत महंगे साबित हो सकते थे। कहीं ऊंची जाति कहीं नीची जाति के बीच, और कहीं हिंदू और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बनी रहती। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलता तो ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। इस स्थिति में अमीर गरीब, शहर देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों में भी फर्क पैदा हो सकता था। अब देखते हैं नए संविधान की संरचना। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के लिए लंबा विचार विमर्श किया कि कैसे भारत का संविधान बनाए, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाए। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, परंतु इसके सदस्य पूरे भारत में फैले हुए थे। वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे जो इस विचार विमर्श में लगे हुए थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया। भारत के संविधान बनने में कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, और ये लास्ट में 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया भारत का संविधान। हमारे संविधान की एक खासियत ये है कि इसमें सार्वभौमिक मताधिकार का प्रावधान है। सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है? जो सभी वयस्क जो 18 साल उम्र जिसने पूरी कर ली हो, उसके सभी लोगों, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी बोली का हो, किसी भी जाति का हो, हर व्यक्ति जो 18 साल प्लस हो गया हो, उस सभी को वोट डालने का अधिकार है। इसका मतलब ये है कि इसमें पहले 21 साल था, क्योंकि जो 61 अमेंडमेंट में इसमें इसको 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी वोट डालने की उम्र, लेकिन पहले इसमें 21 साल है। 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय राष्ट्रीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार था। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं था, क्योंकि अंग्रेज हमारे पे अधिकार किए हुए थे। ना उस टाइम वोट डालने का अधिकार था और ना हमें कुछ अपने विचार व्यक्त करने का। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़े टुकड़े में मिला था, एक साथ वोट डालने का अधिकार नहीं मिला था। उन्होंने बहुत ज़्यादा जंग की थी इसके लिए, वयस्क मताधिकार पाने के लिए। संविधान के उद्देश्यों पर रोशनी डालते हुए ये जवाहरलाल नेहरू ये बैठक है, इसमें कहा गया है वहाँ कहाँ, जो इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में सबसे पहले पुरुषों को वोट डालने का अधिकार मिला था। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को मतदान करने का, जो पढ़े लिखे हैं उसमें ओनली पुरुषों को, महिलाएं नहीं है इसमें, ओनली पुरुषों को मताधिकार का अधिकार मिला। मजदूर पुरुषों को काफ़ी लंबे समय के संघर्ष के बाद ये अधिकार मिला। ओनली इसमें शिक्षित थे, बाद में पुरुषों ने, जो मजदूर पुरुषों ने, उन्होंने लंबा संघर्ष किया, उसके बाद मजदूर पुरुषों को ये अधिकार मिला। लेकिन महिलाओं को सबसे अंत में यह अधिकार दिया गया, वह भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद। पहले ओनली पुरुषों को मिला, उसके बाद मजदूर पुरुषों को ये अधिकार मिला, उसके बाद ये महिलाओं को वयस्क मताधिकार का अधिकार मिला था। इसके विपरीत भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद ये फैसला ले लिया गया कि देश के सभी, ये देखो सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वह अमीर हो
चाहे गरीब हो, चाहे पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी इसमें 21 साल पहले 21 साल प्लस का हो जाएगा, उस सभी व्यक्ति को, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे गरीब हो, उसको वैश्विक मताधिकार प्रदान किया जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता ये है कि इसमें तमाम जातियों, धर्मों, किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान समझा जाएगा। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीति हिंदू आदर्शों पर आधारित हो, भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। ये कुछ लोगों की सोच थी। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन एक खास समुदाय, कौन सी खास समुदाय है, मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। परंतु भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और न ही बनना चाहिए, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना चाहिए। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख, ईसाई की भी बड़ी संख्या रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो भारत को, तो इसमें भारत में सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, तो यही कहेंगे हमें भी ईसाई राष्ट्र घोषित कर दो, सिख राष्ट्र घोषित कर दो। इसके अलावा भारत में पारसी, जैन, अन्य धर्मों जैसे बौद्ध और अन्य धर्म भी के लोग भी रहते हैं। नए संविधान में इन सभी समुदायों के लोगों को वही अधिकार दिए गए जो हिंदुओं को दिए गए थे। चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानूनों से संबंधित मामले हो, इन सभी समुदायों के लोगों को वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे कि हिंदुओं को दिए जा रहे हैं। किसी भी धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। भारत के संविधान की तीसरी क्या विशेषता है कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबके के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाले छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल उच्च जातियों के लोगों को ही जाना दिया जाता था, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए उनके द्वार हिंदू मंदिरों के खोल दिए गए हैं। जिन्हें अब अछूत माना जाता था, अब वे भी मंदिर में जा सकते हैं। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित होगा। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती कि वे प्रशासनिक सेवाएं जो IAS, IPS जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सकें। परंतु जैसा कि संविधान के सदस्य HJ खांडेलकर ने कहा कि हरिजनों की असमता के लिए उच्च जातियां जिम्मेवार हैं। अपनी सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने क्या कहा था, ये आगे खांडेकर ने कहा था कि हमें हजारों सालों तक दबा कर रखा गया। हमें किन्हें, जो उस समय हरिजन कहा जाता था या फिर जो गरीब या जिसे दबोचा गया था, आप लोगों ने हमें हमारी सेवा में, अपनी सेवा में लगाए रखा, हमें इस कदर तक दबाया कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। क्योंकि किसी की इंसान या किसी बच्चे की हम छोटी उम्र से ही उसको दबोचते हैं या उनकी सोच को विकसित ना करने के लिए उसको अलग थलग रखें, तो वो उसकी सोच कभी भी विकसित नहीं हो पाएगी। जैसे अभूतपूर्व अछूतों के साथ आदिवासी या अनुसूचित जातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जाति की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और इनके साथ भेदभाव किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा से वंचित थे। उनकी जमीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। संविधान ने उन्हें नए अधिकार मिले।
संविधान से उन्हें जो अनुसूचित जाति थी या फिर पिछड़े हुए व्यक्ति थे उन्हें नए अधिकार मिले। उनका उद्देश्य इस तथ्य में सुधार लाना था। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र राज्यों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारों पर लंबी चर्चा की कि संविधान में कि केंद्र सरकार को कौन कौन सी शक्तियां मिले, राज्य को कौन सी मिले, और जो स्थानीय सत्ता की हैं उनको क्या कौन कौन सी शक्तियां मिले। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए, जो सेंट्रल सरकार है उनके हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका मानना था कि केंद्र मजबूत होगा तभी पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने योजना बनाने में सक्षम होंगे। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों से ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। कुछ लोग चाहते थे कि राज्य ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो और कुछ लोग चाहते थे कि केंद्र की ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है। दिल्ली में केंद्रित होने का क्या अर्थ है कि सेंट्रल सरकार के पास ज़्यादा पावर हो, इसीलिए बाकी देश में इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। आगे देखिए, ये इस चित्र में दिखाया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्यार से लोग क्या बुलाते थे, बाबा साहब के नाम से पुकारते थे। वह एक मराठी भाषा दलित परिवार से थे और अंबेडकर एक वकील और अर्थशास्त्री थे और दलितों के मसीहा भी थे तथा भारत के संविधान के जनक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। जो कि चल रही थी पहले, कुछ लोग कहते थे कि केंद्र के पास सारी शक्तियां हो, कुछ लोगों का विचार था कि राज्य के पास सारी शक्तियां हो। मद्रास के एक सदस्य ने कहा कि राज्य स्तर पर लोगों को कुशल श्रम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए। इस मतभेद को दूर करने के लिए संविधान के विभिन्न विषयों को 3 सूची में बंटवारा कर दिया, जो कि भारत की अनुसूची 7 में है। अनुसूची 7 में ये तीनों सूचियों के बारे में दिया गया है। 3 सूची कौन कौन सी हैं? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब एक बार मैं बता देती हूँ। केंद्र सूची वो होती हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और जो राज्य सूची है इसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है, और जो समवर्ती सूची है इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर मतभेद हो जाए तो ये केंद्र ज़्यादा पावरफुल रहेगा, इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगी। केंद्र सूची में जो केंद्रीय सूची है उसमें कौन कौन से विषय हैं? इसमें है कराधान, रक्षा, ये रक्षा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विदेशी मामले, ये केंद्र सूची में रखा गया है। वे ऐसे मामले जो केवल केंद्र सरकार के अधीन हो। और राज्य सूची में शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे विषय रखे गए हैं जिसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार के ऊपर हो, जिन पर कानून राज्य सरकार बना सकती है। जो समवर्ती सूची है उसमें वन, कृषि आदि ऐसे विषय रखे गए हैं जिसके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से फैसला ले सकती हैं, लेकिन अगर इनमें मतभेद हो जाए केंद्र और राज्य में तो केंद्र इम्पोर्टेंस रहेगी, केंद्र की बात मान ली जाएगी। भारत के संविधान में भाषा के सवाल पर एक तीखी बहस हुई। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ ही उनकी अंग्रेजी को विदा कर दिया गया है। उनका मानना था कि अंग्रेजी की जगह अब हिंदी को अपना लिया जाना चाहिए। लेकिन एक बात मैं मेरे व्यू से बताना चाहूँगी कि कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, पंजाबी हो, हर भाषा से दिमागी विकास होता है। तो कोई भी भाषा अच्छी नहीं होती, कोई भी बुरी नहीं होती, सभी भाषा का इम्पोर्टेंस है, सभी भाषा अच्छी है। तो सभी भाषा को पढ़ना चाहिए, इससे नई नई कहते हैं जितनी ज़्यादा पढ़ोगे उतनी ज़्यादा मानसिक विकास होगा। तो हमें हिंदी अच्छी नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं, ये नहीं कहना चाहिए, सभी भाषाएं अच्छी हैं, सभी को पढ़ना चाहिए। परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते उनकी अलग राय थी। संविधान में बोलते हुए टी कृष्णमाचार्य ने कहा
कि दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी दी। देते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन पर हिंदी थोप दी जाएगी, जो कि भारत के दक्षिण में है, उनको हिंदी नहीं बोलनी आती, ना वे हिंदी बोल सकते, क्योंकि उनकी मदर टंग हिंदी नहीं है। वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, क्योंकि अगर उन पर जो हिंदी नहीं बोलते उन पर हिंदी थोप दी जाएगी तो वो भारत से अलग होने की मांग करेंगे। इस विवाद से निपटने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता अपनाया कि कुछ लोगों ने कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनानी चाहिए, कुछ लोगों ने कहा इंग्लिश को राष्ट्रभाषा अपनानी चाहिए। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्य के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाएगा। कौन कौन सी सेवाओं में? अदालतों में, हम कोई भी कोर्ट में देखते हैं, अन्य सेवाओं में या राज्य के बीच जो संचार के मामले हैं उन सभी में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन भारत की राजभाषा होगी वो हिंदी होगी। संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि भारत के संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और उनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि राजनीति लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाए तो उसमें अमीर गरीब, ऊंची और नीची जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एक नए संविधान के साथ भारत अंतर विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हमें असमानता की राह पर ले चलेंगे। राजनीति में हमें एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करना चाहिए कि कोई भी जाति का व्यक्ति हो, एक इंसान के एक वोट का एक ही मूल्य माना जाएगा। इसके विपरीत सामाजिक और आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हमें सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी एक व्यक्ति एक मूल्य का सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। अब आगे जो राज्यों का गठन होगा वो कैसे होगा, इसके ऊपर विचार किया गया। 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उनकी स्थापना तो 1885 में ही हो गई थी, बम्बई में तेजपाल कांग्रेस विश्वविद्यालय में। तो अब 1920 में तो एक ही पार्टी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मुस्लिम लीग भी उसमें, मुस्लिम लीग का भी गठन पहले ही हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा, लेकिन बड़ी भाषाई समूह का अपना एक प्रांत होगा। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बंट चुका था। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्र एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्रों को स्वतंत्रता मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इससे में यह चिंता स्वाभाविक थी कि क्या हमारे देश भाषा के आधार पर इस तरह से और बंटवारा झेल सकता था, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों के कारण ही दो राष्ट्रों का जन्म हुआ था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखना। और उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के नीति के विरोध में थे। वे नहीं चाहते थे कि भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हो। विभाजन के बाद नेहरू जी ने क्या कहा कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, जिस पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और
एकजुट होना चाहिए, वरना जैसा कि पटेल जी ने क्या कहा था कि इस समय भारत की पहली और आखिरी जरूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की वाली हर चीज आगे बढ़नी चाहिए। उसके रास्ते में रुकावट डालने वाले हर चीज को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमें यही कसौटी भाषाई प्रांतों के सवाल पर अपनाई है। इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में समर्थन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हटते जा रहे थे। इसीलिए जगह जगह असंतोष फैल गया था। कन्नड़वासी, मलयालम, मराठी सभी अपने अपने राज्य में इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दे रहा था। जब 1952 में आम चुनाव हुए, पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में पहले आम चुनाव हुए थे। तो पहले जब आम चुनाव हुए तो उसमें नेहरू वहाँ प्रचार के लिए गए। कहाँ से गए? दक्षिण भारत में। लोगों ने काले झंडे दिखाए और कहा कि हमें अंदर चाहिए, इनके नारे लगाए जब नेहरू जी चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे। उसी साल अक्टूबर में व्योवर्द गांधीवादी पोट्टू श्रीमुल्लू तेलुगु भाषी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन था? पोट्टू श्री रामुल्लू तेलुगु भाषी के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, बहुत सारे श्रीमुल्लू के समर्थन में आगे आने लगे, श्री रामुल्लू के समर्थन में आगे आने लगे और जगह जगह लोगों ने हड़तालें की, जुलूस निकाले। कौन थे श्रीमुल्लू? ये थे गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुल्लू। ये तेलुगु भाषी के लिए, तेलुगु भाषी कहाँ है? जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ तेलुगु बोली जाती है। अलग राज्य की मांग की और वे अनशन पर बैठ गए थे और उसके बाद अनशन में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ये है श्री रामुल्लू, आंध्र प्रदेश के। 58 दिन के बाद, ये श्री रामुल्लू की बात है कि 58 दिन उन्होंने अनशन किया। बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामुल्लू का देहांत हो गया। जैसा कि ये एक अखबार में लिखा था कि श्री रामुल्लू के देहांत की खबर पूरे आंध्र प्रदेश को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक और गहरा हो गया कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह बात माननी पड़ी और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नया राज्य का गठन हुआ, जो कि आंध्र प्रदेश को आया। पहला कौन सा भारत में ऐसा राज्य था जिसका गठन हुआ? वो था आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को इनका गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय भी अपने अपने अलग राज्यों की मांग करने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने श्री रामुल्लू ने भूख हड़ताल की, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश आ गया था गठन में। उसके बाद अलग अलग राज्यों ने मांग की कि हमें भी राज्य का दर्जा दी जाए। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसमें 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़ीसा, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु भाषी के लिए अलग अलग प्रांत का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल भाग में हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर नए राज्य बना दिया जाए। कुछ समय के बाद 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषा 2 अलग राज्यों में बांट दिया गया। 1966 को पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता मिली। हरियाणा कब अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर 1966 को भारत
हरियाणा अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, पंजाब से अलग हुआ था। पंजाब में पंजाबी भाषाई जिसमें ज़्यादातर थे सिख, हरियाणा में हरियाणवी या हिंदी बोलने वाले बहुतायत थे, बहुत ज़्यादा संख्या में थे। भाषाई राज्यों का गठन, ये हमारा प्यारा भारत, इसमें भाषाई आधार पर गठन हुआ था। और जो सबसे पहले हुआ था वो था ये आंध्र प्रदेश, यहाँ है आंध्र प्रदेश, इसका सबसे पहले गठन हुआ था। और ये हमारा हरियाणा है। आगे देखते हैं। जब रियासतों के शासक भारत और पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए या फिर हरा दिए गए तो उनकी रियासतें खत्म हो गई। परंतु 31 अक्टूबर 1956 तक कई ऐसी रियासतों का प्रशासन इकाइयों के रूप में बनाया गया था। 1947 और 48 से 31 अक्टूबर 1956 की कालावधि में इसे भूतपूर्व रियासत कहा गया है। आगे देखिए, ये है महानदी के पानी को रोकने के लिए बनाया गया पुल। ऐसा होता है पुल, ये है महानदी को बनाया गया पुल। और महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। स्वतंत्र भारत के पुल और बांध विकास की प्रतीक दिखाए गए हैं। विकास की परियोजना के बारे में पढ़ते हैं। विकास की क्या क्या परियोजनाएं थी। भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने के लिए और आधुनिक तकनीक तथा औद्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाई। उन्हें लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया। ये योजना आयोग को अब 2015 से नीति आयोग बन गया है। इसके बारे में ज़्यादातर सहमति थी कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने, रोजगार पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण परस्पर पूरक भूमिका आदान प्रदान करेंगे। किस क्षेत्र की भूमिका क्या होगी, अर्थात कौन सा उद्योग सरकार द्वारा और कौन सा उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सब को परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। योजना आयोग बनाया गया, उसने कहा कि कौन सा बाजार उद्योग बनाना है, कौन सा निजी कंपनियों को देना है, कौन सा सरकार को रखना है, कितना क्षेत्र होगा दोनों का, ये सब योजना आयोग निर्धारित करेगा। और ये एक गांधी सागर बांध, ये मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के चंबल नदी पर है, जो कि 4 बांधों में से पहला बांध है। इसका निर्माण 1960 में पूरा हुआ था। यह है चंबल बांध। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। पंचवर्षीय योजना हर 5 वर्ष में आती थी। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योग, विशाल बांध परियोजना आदि सबसे महत्वपूर्ण पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए। भारी उद्योग पर यह जोर दिया और अर्थव्यवस्था को राज्य नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रही। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे, कुछ मुखर विरोधी भी थे। कुछ लोगों को पता लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर जोर नहीं दिया जा रहा है। ये है पंचवर्षीय योजना, जो कि नेहरू के विचार हैं पंचवर्षीय योजना पर। ये देख लेते हैं भिलाई इस्पात उद्योग, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने लगाया था। भिलाई इस्पात उद्योग की स्थापना 1959 में हुई थी, तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से। और कहाँ लगाया गया था? ये छत्तीसगढ़ में लगाया गया था। भिलाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि भिलाई इस्पात उद्योग, जो कि कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, और सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया है। 1959 में लगाया गया था। कुछ लोगों का मानना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण
पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा। महात्मा गांधी की अनुयायी मीराबाई ने 1949 में लिखा था कि विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मचेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उनके नियमों के हिसाब से अपनी जिंदगी चलानी चाहिए। हमें तभी स्वस्थ, नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह सकते हैं, क्योंकि ये पर्यावरणवादी विचार हैं कि हम पर्यावरण से ही ज़्यादातर नैतिक विकास या स्वस्थ विकास को कर सकते हैं या रह सकते हैं। विदेश नीति किस प्रकार की थी? संयुक्त राष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू और कृष्ण मेनन जी हैं ये, और कृष्ण मेनन जी ने 1952 से 1962 के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। किन्होंने किया था? कृष्ण मेनन जी ने। और उन्हें गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। गुटनिरपेक्षता की नीति क्या होती है कि हम सोवियत संघ, एक तरफ था हमारा सोवियत संघ, एक तरफ थी अमेरिका। हमने क्या कहा, सोवियत संघ में हम मिलेंगे ना हम अमेरिका में मिलेंगे। हम उनको गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाएंगे, हम इनसे तटस्थ रहेंगे। तटस्थ रहना, दोनों में ना इसकी हाँ कहना तो ना इसकी हाँ करना, हम इससे तटस्थ रहेंगे। उनको गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। जिस समय भारत को आज़ादी मिली थी तब दूसरे विश्व युद्ध की दवाई को कुछ ही समय हुआ था, क्योंकि भारत की आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, और 1939 से और 1945 तक सेकेंड विश्व युद्ध चला था। तो इसमें 2 ही साल हुए हैं हमारी आज़ादी को, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि 1945 में तो विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और हमें 47 में आज़ादी मिली थी। 1945 में गठित हुई एक नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र अपनी अभी शैशव काल में था। 1950 से 1960 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हुआ। शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता पैदा हो गई। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक मतभेद इतने गहरे होते जा रहे थे। फलस्वरूप दोनों देशों ने अपने अपने समर्थकों को मिलाकर सैनिक गठबंधन बना रहे थे कि हमारे समर्थक का यूएस से कह रहा था वो हमारी तरफ आ जाएं, और जो रूस था वो कह रहा था कि हमारी तरफ आ जाएं। यही समय था जब औपनिवेशिक साम्राज्य ध्वस्त हो रहे थे। बहुत सारे देश स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नवस्वाधीन भारत के विदेश मंत्री भी थे। पहले विदेश मंत्री भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की, और उन्हें गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीति का मूल आधार था। उन्होंने कहा कि हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनाएंगे। गुटनिरपेक्ष होता है ना सोवियत संघ में मिलना और ना ही अमेरिका में, ना रूस में मिलना ना अमेरिका में। मिस्र, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, भारत के राजनीतिकों के नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों ने आह्वान किया। वे इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल ना हों। जो भी इस दोनों में शामिल नहीं होना चाहते थे ये देश थे, और इन्होंने सभी ने एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया कि हम दोनों में भी शामिल नहीं होना चाहते, हम तटस्थ रहना चाहते हैं। परंतु गठबंधनों से दूर रखने की इस नीति का क्या मतलब था कि हमें अलग थलग रहना, तटस्थ रहना नहीं था। अलग अलग रहने का मतलब तो यह है कि विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहें, जबकि भारत ऐसे गुटनिरपेक्ष देश तो अमेरिकी और सोवियत गठबंधनों के बीच सुलह सफाई से एक अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। इन देशों में युद्ध को टालने के लिए प्रयास किए, अक्सर युद्ध के खिलाफ मानवतावादी और नैतिक रवैये को अपनाया था। हमने इसको शांत करने के लिए नैतिक और मानवतावादी रवैये को अपनाया था कि ये शीत युद्ध है, ये समाप्त हो जाए। परंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे देश गुटनिरपेक्ष देशों को युद्ध का सामना करना पड़ा था। 1970 के दशक में बहुत सारे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य भी बन गए थे। राष्ट्र के 60 वर्ष के बाद 15 अगस्त
उन 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा? संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाए, उनको किस हद तक प्राप्त कर पाए? भारत अभी भी एक है और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। यह गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे विदेशी प्रशंसकों का मानना है कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र, भाषाई समूह अपने अलग राष्ट्र की मांग करेगा, कि जो भी भाषा बोलते हैं वो सभी उसकी मांग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि भारत का जो पहला राज्य का गठन हुआ था वो भाषाई आधार पर हुआ था। इसलिए सभी लोगों का यही विचार था कि अब अलग अलग राष्ट्र मांग करेंगे कि हमें भी इसी भाषा के आधार पर अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। मांग करेगा और अलग अलग टुकड़ों में बंट जाएगा। कुछ विशेषज्ञों को क्या लगता था कि भारत सैनिक शासक के कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई। आज़ादी से अब 13 नहीं 14 आम चुनाव हो चुके हैं। राज्यों और स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ प्रेस भी स्वतंत्र है, न्यायपालिका भी स्वतंत्र है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्र की एकता में रुकावट नहीं बन पाई है। परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। संवैधानिक गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय या जिन्हें दलित कहा जाता है, आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहा है। ग्रामीण बहुत सारे भागों में अभी भी वे साझा जल स्रोत, मंदिरों, मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई टकराव भी पैदा हो रहे हैं। और जो सबसे परेशानी की बात है वो क्या है? इस बीच अमीर और गरीब का जो फासला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत के कुछ समूहों को आर्थिक विकास से भारी ज़्यादा फायदा हुआ है। वे आलीशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूल्स, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसमें भेजते हैं। विदेशों में छुट्टियों पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं, मीन्स विदेशों में घूमने जाते हैं। दूसरी ओर बहुत सारे लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। शहरी झुग्गी बस्तियों या बंजर देहात में रहने वाले बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते, क्योंकि इतनी गरीबी है कि उन्हें हर रोज़ कमाना पड़ता है। हर रोज़ नहीं कमाएंगे तो उनका पेट नहीं भरेगा, तो इसलिए हर रोज़ कमाना पड़ता है, तो वो स्कूल नहीं जा पाते। हमारे संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असली ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर हैं। स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटी के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा कर सकता, लेकिन यह भी सच है कि यह विफल नहीं हुआ। ये है श्रीलंका में क्या हुआ। थोड़ा सा हमें भारत के अलावा आसपास के जो देश हैं उनके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे आसपास के पड़ोसी देश क्या कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं श्रीलंका के बारे में। सन 1956 में जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, क्योंकि पहला भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश बना था। श्री रामुलु की जो 58 दिन के अनशन के बाद उनका देहांत हो गया, उसके बाद पहला राज्य बनाया था आंध्र प्रदेश। उसी समय श्रीलंका का पूरा नाम क्या है? सिलोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि संसद ने एक कानून पारित करके सिहल्ला भाषा, जैसे हमारे भाषा ना हिंदी इंग्लिश, उसी प्रकार जो श्रीलंका की भाषा है वह सिहल्ला भाषा को देश की राज्य भाषा का दर्जा दे दिया 1956 में। और इस कानून के जरिए सिहल्ला भाषा को सभी सरकारी कॉलेजों, सरकारी परीक्षाओं, अदालतों की भाषा भी बना दिया। किसको? सिहल्ला भाषा को श्रीलंका में। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल
अल्पसंख्यकों ने नए कानून का विरोध किया। एक तमिल सांसद ने भी कहा कि जब आप मुझसे मेरी भाषा छीन लेते हैं तो आप मेरा सब कुछ छीन लेते हैं। और एक नेता ने चेतावनी भी दी कि आप सिलोन को बांटना चाहते हैं। निश्चित रहिए, मैं आश्वासन देता हूं कि एक विभाजित सिलोन ही आपको मिलेगा। सिहल्ला भाषा एक विपक्षी सदस्य ने कहा कि अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती तो इस कानून पर अड़ी रहती है तो इस छोटे से देश से छोटे से देश से दो टूटे फूटे रक्त रंजित देश भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि सभी भाषा के विरोध में अपने शब्द बता रहे हैं। पिछले कई दशकों में श्रीलंका में गृहयुद्ध चल रहा है, जो कि इसी कारण पैदा हुआ है कि वहाँ तमिल भाषी अल्पसंख्यकों पर सिंहला भाषा थोपी जा रही है, क्योंकि सिंहला भाषा को सभी में स्कूल कॉलेजों सभी में सिंहला भाषा को घोषित कर दिए हैं। एक अन्य दक्षिणी एशियाई देश पाकिस्तान भी इसीलिए दो टुकड़ों में बंट गया था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषी लोगों को लगता था कि पाकिस्तान में उनकी भाषा को दबाया जा रहा है। इसके विपरीत भारत एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम रहा है, कुछ हद तक इसलिए कि यहाँ बहुत सारे क्षेत्रीय भाषाओं को फलने फूलने का मौका दिया गया। अगर हिंदी को उसी तरह दक्षिण भारत में थोप दिया जाता, कि कुछ लोगों का मानना था कि अगर भारत में दक्षिण लोगों पर, जो दक्षिण भारत के लोग हैं, उस पर भी हिंदी थोप दी जाए और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन ऐसा भारत के संविधान में नहीं किया। अगर ऐसा ही करते तो जो श्रीलंका में हाल हुआ था वैसा ही हाल भारत में होता। भारत में थोप दिया जाए जिस प्रकार पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू और उत्तरी श्रीलंका पर सिंहला को थोप दिया गया था, शायद भारत की गृह युद्धों में उलझ कर बिखर जाता। भारत को इस प्रकार अगर भाषा थोप दी जाती तो भारत भी उसी प्रकार युद्ध में उलझ कर बिखर जाता। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की आकांक्षाओं को निर्मूल साबित करते हुए भाषाई राज्यों ने भारत की एकता के लिए कभी खतरा पैदा नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने एकता को और गहराई दी। इससे पता चलता है कि जब अपनी भाषा को दबाने का वे खत्म हो जाता है तो विभिन्न भाषाई समूह एक विशाल राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने लगते हैं। ये था 8th क्लास का हमारे अतीत का 10th लेसन स्वतंत्रता के बाद की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई भी लेसन की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।